according to RDA. हाँ जी sir. So today we are going to start about fats and oil, which is recommended from RDA. Okay. According to RDA from WHO and NIN, National Institute of Nutrition. तो इनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या recommended है. So there are some groups about like adult men, adult women and pregnant women, lactating women. इस तरह से इनको डिवाइड किया हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू उनका रिक्वायरमेंट बताया गया है. दिस इज ऑन पेज नंबर 21. So there is given like sedentary, moderate and heavy. Okay, ये बेसिक इनके वर्क पर है. ओके, बट अगर पर्सन बहुत लीन एंड थिन है एंड अगर पर्सन की स्किन बहुत ड्राई है तो वहां पे वेरी करता है रिक्वायरमेंट. ओके, अगर पर्सन ओबेज है तो भी वेरी करता है. दिस इज एवरेज आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से जो होना चाहिए वो इस टेबल में बताया गया है. अगर पर्सन आइडियल बॉडी वेट रखता है तब उसको कितना मिनिमल एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट दिया जा सकता है. ओके, सो फिजिकल एक्टिविटी तीनों में सेडेंटरी, मॉडरेट एंड हैवी में 20 ग्राम ऑफ फैट इज रिक्वायर्ड. here is given in percentage also. परसेंटेज में भी हम टोटल कैलोरीज जो पर्सन जो ले रहा है, लाइक अगर 2000 किलो कैलोरीज ले रहा है तो उसका 15% फैट से आना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है. तो ग्राम्स में बताना इज इजियर. तो 25 ग्राम्स इज रिकमेंडेड फॉर सेडेंटरी, मॉडरेट के लिए 30 एंड हेवी के लिए 40. बिकॉज यहाँ पे इनका जो परसेंटेज में है फैट, तो यहाँ पे जो तीनों का है एनर्जी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होता है, राइट. तो यहाँ पे परसेंटेज में क्योंकि फैट है 15%, तो यहाँ पे इनका इनटेक भी ग्राम्स में डिफरेंट हो जाएगा. नेक्स्ट इज एडल्ट वुमेन का 20, 25 एंड 30. ऐसे करके चेंजेस आएगा, प्लस 5 होता जाएगा. जनरली अगर हम देखेंगे तो हमारे घर में जनरली लोग जो होते हैं वो 30 अराउंड ही लेते हैं, इवन दे आर सेडेंटरी लाइफस्टाइल एवरेज में अगर देखा जाए. बट यू हैव टू कैलकुलेट दैट. कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो यू कैन मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी इनटू 4 एंड मल्टीप्लाई विद 30. तो आप कैलकुलेशन निकाल पाएंगे मंथ में कितना आ रहा है आपका खर्चा. सो अगर सपोज मेरा जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 20 ml, मैं अपने आप को कंट्रोल करना चाहती हूँ बिकॉज आई एम सेडेंटरी वुमेन एंड वी आर 4 एट हाउस. सो 20 into 4 दैट इज 4 to 8, 80 ml. देन 80 ml into 30 करेंगे तो दैट इज 2400 मिलीलीटर. ओके, तो 2 लीटर 400 ml, 2 लीटर एंड 400 ml में मुझे महीना चलाना पड़ेगा. ओके, इसी में आपका सारा विजिबल फैट आएगा. अगर मैं घी यूज करती हूँ, अगर मैं मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ एंड कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ, जो भी ऑयल यूज करती हूँ, विजिबल फैट में सब आएगा एंड ये टोटल मिला के 2.5 अराउंड आना चाहिए. देन प्रेग्नेंट वुमेन में क्योंकि फैट क्वांटिटी बढ़ जाती है बिकॉज बेबी का ब्रेन डेवलप होता है, दैट इज मैक्सिमम पार्ट इज फैट, तो वहां पे रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है एंड एनर्जी भी रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए होती है, तो वहां पे 30 हो जाता है, 30 ग्राम पर डे. एंड लैक्टेटिंग वुमेन में भी सेम हो जाएगा 30 ग्राम बिकॉज फीडिंग मिल्क में भी सीक्रेट होता है फैट क्वांटिटी. दैट्स व्हाई. एंड 0 to 6 में बिल्कुल फैट नहीं देना है बिकॉज जो मदर्स मिल्क है उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एवरीथिंग है, तो यू शुड नॉट गिव एनीथिंग टू 0 to 6 month ऑफ इनफैंट. देन 6 to 24 months में we have to
give fat that is here is written human milk, okay, that is breastfeeding only. Then 6 to 24 month में हम देखेंगे that is 25 ग्राम. फैट क्वांटिटी काफी बढ़ जाती है इस टाइम में एंड ग्रेजुअली सेम ही रहती है बड़े होने तक. 3 to 6 years, 7 to 9 years में ऑलमोस्ट सेम रहती है. एंड जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है उस टाइम फैट क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है बिकॉज एनर्जी ज़्यादा होती है उस टाइम रिक्वायरमेंट, इसीलिए वहाँ पे फैट ज़्यादा देना होता है कंपेयर टू एडल्ट पर्सन. जितना हम खाएंगे उससे ज़्यादा छोटे बच्चों को देना होता है जो 10 से 18 साल की उम्र में होते हैं. मगर इफ child is also obese, then we should restrict fat also, because at my home, including children, I use oil only 2.5 liter and we are maintaining ideal body weight. So आज की डेट में ये थोड़ा restricted करके ही चलना होता है because children are also more sedentary lifestyle, they're also having. And गर्ल्स के केस में भी ऐसा ही है, क्वांटिटी ज़्यादा लगती है इन एडोलेसेंट पीरियड. सो एंड डाइटरी फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज. पहले इसके बारे में हम इतनी बात नहीं करते थे बिकॉज डाइटरी फाइबर काफ़ी सफिशिएंटली लेते थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल काफ़ी खाते थे. बट आजकल जो रिफाइंड फ्लोर यूज़ कर रहे हैं ऐसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाहर का जो जंक खा रहे हैं, पिज्ज़ा एंड ऑल, तो इसकी वजह से जो फाइबर इनटेक है वो बहुत कम हो जाता है. तो इसीलिए आजकल फोकस कर रहे हैं डाइटरी फाइबर के ऊपर because dietary fiber is very important in weight loss, in controlling sugar level. तो यहाँ पे dietary fiber का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है. So for the first time, committee considered recommendation for the fiber based on energy intake. Accordingly, about 15 gram per 1000 kilocalories. अगर कोई इंसान 1000 kilocalories consume कर रहा है तो उसमें से 15 ग्राम अराउंड कार्ब्स जो है वो dietary fiber से आना चाहिए and 30 from 2000 kilocalories. So it will, we can say safe intake. No additional total dietary fiber allowances are given for pregnant and lactating women as intake in these population were similar to that NPNL women. So बहुत ज़्यादा फाइबर खाने से भी क्या होगा, प्रेग्नेंट वुमेन में कॉन्स्टिपेशन या बल्कि हो जाएगा काफ़ी स्टूल, तो उनको प्रॉब्लम होगी. इसीलिए एक लिमिट है कि बहुत ज़्यादा भी फाइबर खाने की ज़रूरत नहीं है कि खाली कच्ची सब्जियां ही खा रहे हैं एंड नॉर्मल राइस रोटी, क्योंकि आजकल काफ़ी लोगों को काफ़ी कंफ्यूज किया जा रहा है. सिर्फ ये खाओ, मिल्क मत खाओ, सिर्फ वेजिटेबल खाओ, सीरियल्स मत खाओ, वाइट चीज़ें मत खाओ, तो इस तरह से बहुत कंफ्यूज किया जा रहा है. सो टाइम टू टाइम वी हैव टू चेक कि ऐसी चीज़ें मार्केट में ना आए एंड मिथ्स ना आए. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वेजिटेबल खा के इंसान बहुत अच्छी लाइफ जी सकता है. नो नो फ्रॉम माई साइड, बिकॉज इट इज़ नॉट साइंटिफिकली अलाउड. आपको सारे ग्रुप्स में से खाना है. तो सिर्फ सब्जियां खा के कोई रह रहा है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग. कुछ ना कुछ डिफिशियंसी ज़रूर रहेगी. प्रोटीन बॉडी में बहुत कम हो जाएगा, लीन एंड थिन रहेगा वो पर्सन, एंड जब कुछ उसको बीमारी होगी तो वो फाइट करने के उसमें एबिलिटी नहीं होगी. सो बहुत ज़्यादा सिर्फ वेजिटेबल खा के भी नहीं रहना है, सब कुछ खाना है. सो कार्बोहाइड्रेट्स, इवन वेट लॉस में भी आई डोंट रिकमेंड एनी पर्सन कि आप रात में कुछ मत खाओ, खाली सूप पी के सो जाओ, खाली वेजिटेबल खा के, खाली सैलड खा के रह जाओ. नो, बिकॉज इससे क्या होता है कि इंसुलिन बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है और इरिटेशन होता है, एंड वो डाइट पर्सन लॉन्ग टाइम तक फॉलो नहीं कर सकता बिकॉज दैट इज़ नॉट आवर कल्चर. हम पहले ज़माने से ही 3 मील्स मेन मील्स खाते आ रहे हैं, तो उसको खाना है, बट पोर्शन मैटर करता है कि आप रात में जो क्वांटिटी खा रहे हैं वो कितनी खा रहे हैं. एट अ टाइम बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है, मगर सीरियल भी खाना है. सो सीरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट. यस, रिफाइंड फ्लोर के फॉर्म में नहीं खाना है, होल के फॉर्म में खाना है, बट सीरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट.
Now, minerals. The present committee has done extensive deliberations on recommendation for minerals like calcium, phosphorus, zinc, selenium, iodine, and have been included as separate chapters in the new document. Like calcium and phosphorus, the previous committee 2010 considered balanced study and ICMR multi-centric study and derived 600 mg per day. लाइक एक दिन में कितना कैल्शियम का एक इनटेक होना चाहिए, दैट इज 600 mg पर डे. अगर कोई इंसान कैप्सूल खा रहा है या फिर टैबलेट्स खा रहा है कैल्शियम की, तो वो अराउंड 500 की होती है, जो शेल्केल जनरली रिकमेंड करते हैं, तो 500 की होती है. तो कोशिश करें अगर शेल्केल खा रहा है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा फिर फूड के थ्रू कैल्शियम ना खाएं, तो उससे क्या होगा, एक्सेसिव ऑफ कैल्शियम हो जाएगा एंड कई बार स्टोन होने के भी चांसेस होते हैं, नॉट फ्रॉम फूड बट फ्रॉम टैबलेट्स. तो अगर कोई खा रहा है तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही खाना है या फिर डाइटिशियन के रिकमेंडेशन से खाना है. एंड उसको जब भी खाएंगे, खा के 1 महीना खा के फिर ब्रेक करना होता है, कंटिन्यूअस नहीं खाना होता है. लाइक कंटिन्यूअस 3-4 मंथ्स खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है. तो यू हैव टू टेक ब्रेक्स आफ्टर टेकिंग continuous 1 month. So 500 is recommended. और कैसे खानी होती है कैल्शियम टैबलेट्स, अगर आप खा रहे हैं तो आपको खाने के साथ में नहीं खाना है. जो भी ऑक्सीलेट वाले फूड है लाइक रोटी, मैदा से बनी चीज़ें, वीट से बनी चीज़ें, इनके साथ अवॉइड करिए. पालक से बनी चीज़ें मेनली आप इसको खाली पेट में खाइए, दैट इज़ वेरी सेफ थिंग. आप जो इवनिंग टाइम है उस टाइम खा सकते हैं, 4 to 5 o'clock अराउंड, या फिर अर्ली मॉर्निंग खा सकते हैं. जिससे क्या होगा, वो कंबाइन नहीं करेगा दूसरे न्यूट्रिएंट से कैल्शियम, और वो स्टोन फॉर्म नहीं कर पाएगा. तो बेटर होगा आप मॉर्निंग में खा लें जब आप लाइक मोशन में होते हैं, या फिर इवनिंग में. एंड अगर आप सोने के टाइम भी खाते हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज सोने के टाइम में हम इनएक्टिव होते हैं और उस जितना हम खाएंगे हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. तो कोशिश करिए डे टाइम में उसको खाने के लिए. सो कोशिश करना है फूड के सोर्स से ही कैल्शियम लेने के लिए. ओके, सो दैट इज 600 mg पर डे. तो आप इसको कंप्लीट करने के लिए यू कैन हैव, इफ यू आर एगिटेरियन यू कैन हैव 3 eggs पर डे. एंड साथ में आप कुछ मिल्क प्रोडक्ट एंड छेना, मिल्क प्रोडक्ट लाइक जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में है लाइक पनीर, छेना, इनके फॉर्म में एक टाइम मील खाएंगे एंड 1 टाइम कर्ड खाएंगे, तो आप आराम से इसको अचीव कर सकते हैं. एंड जब हम फूड के थ्रू लेते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जब हम टैबलेट्स के थ्रू लेते हैं तो काफ़ी पोर्शन एब्जॉर्ब नहीं होता एंड वो टॉक्सिसिटी भी कर सकता है. तो प्रेफर करना है हमेशा कैल्शियम फूड के थ्रू लेने के लिए. There is further uncertainty as to the true retention rates, as there is wide variability seen from various countries. Retaining peak bone densities is essential to prevent osteoporotic fractures in later life. Like after 30 or 40, especially in females, absorption जो है कैल्शियम का कम हो जाता है एंड ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो लेटर एज पे कैल्शियम इंटेक ज़्यादा करना पड़ता है और थोड़ा एक्टिव भी रहना होता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन अच्छा रहे. बिकॉज कैल्शियम एंड एक्टिविटी दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. अगर पर्सन बहुत इनएक्टिव है, फूड के थ्रू भी ले रहा है, तो भी उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. तो जितना पर्सन जैसे एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, इनएक्टिव हो रहा है पर्सन, इसीलिए भी एब्जॉर्प्शन कम होता है. तो अगर आप एक्टिव हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो आपकी कैल्शियम इंटेक कंप्लीट करने में हेल्प होगा. Like 2 things are matters, like diet plus exercise for calcium like optimum range को बनाए रखने के लिए.
So the urban about phosphorus if we say, क्योंकि phosphorus जो micronutrient है that is also important for bone health. ये भी bone formation का एक part है. तो urban dietary surveys in 16 states shows mean phosphorus intake of 270 microgram per day in infants, 457 microgram per day in children aged 1 to 3 years, and 615 to 700 microgram in children aged 2 to 10 years. So using the calcium to phosphorus molar ratio in bone and adjusting for the proportion of calcium and phosphorus found inside bone, the adequate intake for phosphorus has been revised and set to P requirement, that is P means phosphorus, based on a molar ratio 1:1 with calcium. So the adult man required 800 microgram per day. This is estimated and RDA is 1000. Generally 800 तक ही लेते हैं कैल्शियम डाइट के थ्रू, एंड होना कितना चाहिए 1000. सो कैल्शियम जनरली लैकिंग होता है, और इसी वजह से कई बार फ्रैक्चर्स इजीली होते हैं कि किसी किसी को बेड से गिरने से फ्रैक्चर हो जाता है, किसी किसी को थोड़े ऊंचे से गिरने से भी नहीं होता है. तो दैट इज द रीजन कि वो उनकी बोन पोरस होती है, एंड फॉस्फोरस एंड कैल्शियम की डिफिशियंसी उसका एक रीजन हो सकता है. नी पेन वगैरह जो होती हैं चीजें, मसल क्रैम्प्स, दीज आर ऑल रिलेटेड टू कैल्शियम डिफिशियंसी. सो अगर न्यूट्रिशनली हेल्दी हैं तो ये सब जो एवरीडे की छोटी छोटी चीजें हैं ये नहीं होंगी. And if we talk about magnesium, dietary requirement for magnesium was derived using available data on intake, fecal loss, urinary loss, and balance. According to dietary intake, magnesium for a zero balance after according to absorption was calculated to be 368 microgram per day. This was rounded to 370 microgram per day, and 368 is rounded to 370 microgram and was considered to be the average requirement for adult males, and was extrapolated based on body weight for other physical groups, physiological groups. So adult male के लिए कितना लगेगा? That is 440 microgram per day. So magnesium easily हम nuts से complete कर सकते हैं. तो everyone should take a handful of nuts in morning. It should be soaked. So soaked क्यों? एक तो ये गैस फॉर्मेशन नहीं करेगा, एंड जो भी ड्राइड चीज़ें हैं वो इजीली ब्रेक डाउन होने में टाइम लेती है, काफ़ी मुश्किल होता है उसको ब्रेक डाउन करने में. तो अगर हम उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं तो क्या होगा? स्वेलन हो जाएगा एंड वो उतना डेंस नहीं रहेगा, तो उसको ब्रेक डाउन होने में बहुत इजी होगा. तो इसीलिए पहले से बाहर से ही थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा डाइजेशन के लिए, तो अच्छा है. तो उसको हम पहले स्वेलन कर देंगे वाटर में, देन वी विल च्यू एंड टेक इट. सो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, जितना हम खा रहे हैं वो उतनी बॉडी में जाएगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोडियम एंड पोटाशियम, क्योंकि ये काफ़ी डिजीजेस में रिलेटेड होता है, आपका किडनी से रिलेटेड, एंड आपका वाटर रिटेंशन, पफिनेस जो फेस स्वेलिंग एंड ऑल होती है, पैर में स्वेलिंग, ये सब चीज़ों से पोटाशियम एंड सोडियम का ही बैलेंस मैटर करता है. तो स्पेसिफिक recommendation have been made to adequate intake of sodium potassium for adult man women based on WHO 2012 recommendation with regard to sodium due to emerging concerns on prevalence of hypertension, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा hypertension हो रहा है. A safe intake of 2000 microgram sodium per day, which is amount of 5 gram salt per day is recommended. पहले ये 7 तक भी हम नॉर्मल मानते थे, लेकिन आज की डेट में एक चाय का जो छोटा चम्मच होता है उतना सॉल्ट रिकमेंडेड है. इससे आपका इनटेक कंप्लीट हो जाएगा.
while intake of 3500 microgram per day is recommended for potassium. आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो कि यहाँ पे सोडियम तो दिया है 2000 माइक्रोग्राम पर डे एंड सॉल्ट लिखा है 5 ग्राम। सी, जो सॉल्ट है वो पूरा पूरा सोडियम नहीं होता है, वो सोडियम एंड क्लोराइड होता है। तो इसीलिए जो उसमें 5 ग्राम सॉल्ट खाएंगे तो आपको 2000 माइक्रोग्राम सोडियम मिल जाएगा। So that means how much you have to take, that is 5 gram salt only per day. अगर आप घर में 3 लोग हैं मान लीजिए, तो दिन भर में 3 चम्मच चाय, अगर आप चाय नहीं, फूड, अगर आप 3 मील्स बना रहे हैं, मेन मील्स जिसमें सॉल्ट जा रहा है, तो हर 3 मील में आपको एक चम्मच डालना होगा, जितना आपके लिए सफिशिएंट होगा। ओके। क्योंकि हाइपरटेंशन ज़्यादा हो रहा है। हाइपरटेंशन क्यों होता है? जब हम सोडियम ज़्यादा खाते हैं तो क्या होता है, जो रिटेंशन है वाटर का, लिक्विड का, वो ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है ब्लड का। ओके, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, ज़्यादा फोर्सफुली वो उसको सप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर कोई आपको बोले नहीं आप पका के नमक खा लो तो अच्छा हो जाएगा, वो उसमें कुछ नहीं होगा, आप कच्चा खाना मना होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सोडियम कभी भी पकने के बाद कम नहीं होता, वो उतना ही रहता है। तो ये इस तरह से बात निकल के आई होगी अकॉर्डिंग टू मी, कि जब डॉक्टर्स समटाइम्स बोल देते हैं कि आप कच्चा नमक मत खाओ, ऊपर से नमक मत खाओ, कच्चा तो नहीं बोलते, दे से ऊपर से नमक मत खाओ, सैलेड में मत खाओ। दैट मीन्स जो एडिशनल हो रहा है, जो हम बिना सॉल्ट के खा सकते हैं, वो मत खाओ, बट खाने में जितना जा रहा है दैट इज सफिशिएंट। तो आपको ग्राम्स पे रिलाई करना है, ना कि कच्चा और पक्का। कुछ अनट्रेन्ड डाइटिशियंस को भी सुना है, जो प्रॉपरली ट्रेन नहीं होते, प्रॉपरली सर्टिफाइड नहीं होते, वो लोग कहते हैं थोड़ा सा पका के सेक के उसको दे सकते हैं, कच्चा नहीं दे सकते। तो ये सब सुन के काफ़ी अमेज हो जाती हूँ मैं कि ऐसा भी लोग बोलते हैं जब जब खुद डाइटिशियन होते हैं। सी, नाउ potassium is recommended 3500 microgram per day. The desirable sodium potassium molar ratio from the diet was fixed 1:1. बच्चों में सोडियम पोटेशियम की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। 0 to 6 मंथ में हमें ऊपर से नहीं देना है, हम उसमें जो ब्रेस्ट मिल्क है उसी से सारा कुछ न्यूट्रिशन मिल जाता है। एंड 7 to 12 जो मंथ के बच्चे होते हैं उनमें 650 सोडियम से हो जाता है। वो नॉर्मल खाने में भी सोडियम होता है, ऐसा नहीं कि अगर हम नमक नहीं डालेंगे तो उनको सोडियम नहीं मिलेगा। हर चीज़ में जो वेजिटेबल है उसमें सोडियम पोटेशियम रहता है पहले से, जो हम एडिशनली सॉल्ट डालते हैं वो एक्स्ट्रा होता है। तो ऐसा नहीं है कि 0 to 6 के लिए अगर यहाँ लिखा है 500 mg तो उनको नमक खिलाना पड़ेगा, नहीं। आप टिल 6 मंथ तक कुछ मत दीजिए, इवन 9 मंथ्स तक भी विदाउट सॉल्ट आप दे सकते हैं। उनको फूड के थ्रू ही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम मिल जाता है। पोटेशियम सॉल्ट से नहीं आता, सिर्फ सोडियम आता है, सोडियम एंड क्लोराइड। पोटेशियम के लिए दूसरे फूड सोर्सेज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो फूड सोर्सेज हैं उनसे आ जाती है, सॉल्ट इज एडिशनल थिंग। एंड रॉक सॉल्ट ऑल्सो यू कैन यूज, इसमें थोड़ा पोटेशियम की भी क्वांटिटी है, तो आप रॉक सॉल्ट यूज कर सकते हैं। Now, if we talk about iron, the iron requirements were derived using factorial approaches, where the average iron losses from the body, such as sweat, urine, seminal fluid,
menstrual losses, and endogenous fecal iron excretion. Additional requirement for growth and lactation were summed and adjusted for bioavailability to derive the ER. Additional requirement for growth and lactation were added. The bioavailability of 8% was considered for men, women and adolescents, 9% for 0 to 5 to 1 year infants, and 6% for children. 12% for pregnant women based on available studies in India, because India में काफ़ी anemic है आज भी. Consumption of 20 mg per 1000 kilocalories ascorbic acid, that means vitamin C, in the daily diet was also recommended for improved iron absorption. Iron सिर्फ खाने से नहीं होगा, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी लगता है, तो दोनों साथ में खाना होता है. एंड यू मस्ट लिसन अबाउट सत्तू वाटर, दैट इज रोस्टेड चना पाउडर, एंड उसके पाउडर को हम सत्तू बोलते हैं. तो इफ वी टेक एज अ इवनिंग स्नैक्स, यू कैन मिक्स इट विथ लेमन, एंड जो वो रेसिपी होती है सत्तू वाटर एंड लेमन, दैट इज वेरी आइडियल फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन, क्योंकि उसमें लेमन होता है साथ में, एंड वो एब्जॉर्प्शन के लिए कंप्लीट होती है. एंड अगर हम दाल पालक कहें, तो दाल पालक इज ऑल्सो गुड रेसिपी, उसमें भी हम काफ़ी टमाटोज एंड लेमन ऐड करते हैं. तो दाल पालक इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड आयरन, तो ये आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करती है. एंड अगर आप इसमें लेमन या फिर कुछ भी विटामिन सी रिच डालते हैं या साथ में चटनी खाते हैं आंवला की, तो फिर दैट इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है. एंड जनरली आप नोटिस करेंगे कि पालक में हमें लेमन डालना, टमाटो डालना पड़ता है. इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन. So iron is very important for brain health. Okay, brain health development, like adult होने के बाद उसमें brain से कोई relation नहीं है, but till development, जब develop हो रहा होता है adolescent या फिर infant, तो उस एज में आयरन बहुत important होता है. देन फीमेल के केस में एक और आयरन क्या काम करता है, स्ट्रेंथ बना के रखता है, बिकॉज जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन बनाता है बॉडी में, एंड हीमोग्लोबिन जो होती है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है. तो जब हम कुछ भी काम करते हैं हमें ऑक्सीजन लगता है. ओके, तो सेल्स तक कौन पहुंचाएगा, हीमोग्लोबिन पहुंचाएगा ऑक्सीजन को. तो अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो हम जल्दी काम नहीं कर पाएंगे और ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे. तो वी नीड हीमोग्लोबिन, गुड हीमोग्लोबिन फॉर वर्क बेटर. So, अगर कोई बोल रहा है बार बार थक जा रहा है या फिर उतना काम नहीं कर पा रहा है, तो they must go to check for hemoglobin. And we can also feel कि स्किन थोड़ी डल रहेगी, उतना लाइक पिंकिश नहीं होगी, आईज डल होगी, तो इस सब इन चीज़ों से भी हम पता लगा सकते हैं. Now, next micronutrient is zinc. The zinc requirement were derived using factorial approach, where the average zinc losses from bodies such as sweat, urine, seminal fluid, menstrual losses, and endogenous fecal zinc excretion and additional requirement for growth and lactation were summed. So, इन सबको देखते हुए कितना रिक्वायरमेंट है वो निकाला जाता है, क्योंकि एवरीडे लॉस होता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट. So adult man will require 17 microgram per day,
adult women require 13, and pregnant women needs 14. थोड़ा सा ही ज़्यादा है नॉर्मल वुमेन से, एंड लैक्टेटिंग में भी ऑलमोस्ट सेम है। इन्फेंट को जिंक नहीं चाहिए, एंड 6 to 12 मंथ में 2.5। देखा गया ये अचीव कर लेते हैं बच्चे, इन्फेंट्स। And boys need more zinc in adolescent age. So zinc is very important for our daily requirement. एंड सोर्सेज क्या है? लीफी वेजिटेबल सोर्सेज है, एंड पोल्ट्री है, एंड मिल्क। एनिमल सोर्सेज काफ़ी रिच है। अगर हम वेजिटेरियन की बात करें तो लीफी वेजिटेबल, पल्सेस, लेग्यूम्स, दीज आर रिच इन जिंक। देन कॉपर, मैंगनीज एंड क्रोमियम एंड सेलेनियम, ये काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, एंड ये इजीली हम अचीव कर लेते हैं अपनी डेली दाल चावल एंड सब्जी खा के। सो एंड इनका इंटेक बहुत ही कम है। Next is iodine. Based on accumulation of radio iodine in the thyroid gland, which is situated here, गले में जो बटरफ्लाई शेप थायराइड होता है, that gland के लिए चाहिए होता है आयोडीन। Thyroid gland in turnover studies absorbed in etheroid individuals, and positive iodine balance study in adults with normal thyroid function. The requirement of iodine were estimated and considering a CV of 20% due to various variations in experimental design. The RDA was calculated accordingly. The ER of for Indian adults less than 19 years, men and women, is set for 95 microgram per day, and the RDA at 133 microgram per day, which is rounded of 140 microgram per day. So it is RDA is 140, and मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, टॉलरेट कितना तक कर सकते हैं, दैट इज 1100 एक्चुअली, एंड लेते कितना है जनरली, दैट इज 95। सो आयोडीन जो हम ले रहे हैं दैट इज सफिशिएंटली होता है, हमें एडिशनली आयोडीन रिच फूड खाने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्ट से हमारा इनटेक हो जाता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं इनमें थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज़ 140। जो एडोलेसेंट होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़, उनमें 140 माइक्रोग्राम होता है। नेक्स्ट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल क्यों अलग करा है हमने? बिकॉज वाटर सॉल्युबल को अगर हम ज़्यादा लेंगे तो ये बॉडी में स्टोर नहीं होगा, ये बॉडी से निकल जाएगा यूरिन के थ्रू, इसीलिए इनको अलग किया गया है। तो वाटर सॉल्युबल में आते हैं आपके BNC, दो
न्यूट्रिएंट है, 2 विटामिन है। तो बी के भी हैं, B1 B2। अगर बात करें B1 थायमीन की, तो रिक्वायरमेंट ऑफ थायमीन वाज डिटरमाइंड बाय प्लॉटिंग एरिथ्रोसाइट। जो एरिथ्रोसाइट है ब्लड का एक कंपोनेंट है, उसको प्लॉट करने में, बनाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो थायमीन आपको इजीली दाल से मिल जाएगा। फ्रॉम हेल्दी ह्यूमन, अगर आप दाल को वॉश कर रहे हैं तो आप शुरू में वॉश कर दीजिए। अगर आप दाल को सोक करके बना रहे हैं तो पहले वॉश करके फिर सोक करना है, ताकि सोक करने के बाद जो वाटर है उसको फेंकना नहीं पड़े। बिकॉज आप उसको जितनी देर तक सोक करके रखेंगे तो उसका जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो उसमें सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में, एंड जब हम उसको फेंकेंगे तो काफी सारा विटामिन लॉस होगा। तो जब भी आप चीजें सोक करते हैं तो उसके पहले उनको वॉश कर लीजिए। उसके बाद उनको सोक करने के बाद उनको अच्छे से कवर्ड कंटेनर में रखिए, जिससे कि हम उस वाटर को यूज कर सके और उसी में कुक कर सके। अगर आप क्वांटिटी ज्यादा वाटर हो रहा है तो यू कैन ऐड इन योर वेजिटेबल, एंड किसी भी चीज में आप ऐड कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी वेजिटेबल जब आप वॉश कर रहे हैं तो उनको कट करने से पहले आप वॉश कीजिए, ना कि कट करने के बाद। Average requirement was calculated for regression analysis. The acceptable cutoff use of the EAR of thiamine is estimated as 1.2 based on the ETK AC cutoff with assumed normal distribution for adult man. So additional allowance for thiamine was made for pregnant and lactating women based on the additional calorie allowance to current recommendation. तो अभी प्रेग्नेंट वुमेन में थायमीन का रिक्वायरमेंट बढ़ाया गया है। Riboflavin, it is also type B2 vitamin. So the requirement of riboflavin was determined by plotting erythrocyte glutathione reductase activity coefficient value various directly riboflavin intake data and obtained from human studies. Average requirement was calculated from regression analysis. The acceptable cutoff used for EGR-AC is 1.2 based on the cutoff of intake data AR riboflavin. Similarly, riboflavin is 1.6, considering RDA is 1.9 adult. So there are so many technical things. So here we can understand pregnant women and lactating women need more riboflavin because they need more calorie intake. एंड क्योंकि यहाँ पे एरिथ्रोसाइट की भी प्लॉटिंग हो रही है एंड न्यू बेबी जब बन रहा है तो वहाँ पे बहुत सारा ब्लड सेल चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी होगा। सो अडल्ट मेन को लगता है 2 मिलीग्राम एंड प्रेग्नेंट वुमेन को लगता है 2.7 मिलीग्राम। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लैक्टेटिंग वुमेन में जब वो 0 to 6 मंथ में के बेबी को जब वो फीड करा रही होती है तब मदर को चाहिए 3 मिलीग्राम, एंड जब 7 to 12 मंथ का बेबी होता है तब क्योंकि वो फीड कम कर रहा होता है, क्योंकि वो अदर आउटसाइड फूड पे भी डिपेंडेंट होता है, तब रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है, दैट इज 2.9 ग्राम माइक्रोग्राम।
अगर हम इन्फेंट की बात करें तो सिर्फ 0.4 माइक्रोग्राम सफिशिएंट होता है, जो कि उनको मिल्क के थ्रू मिल जाता है। देन एडोलेसेंट में फिर हम देखेंगे यहाँ पे बढ़ा हुआ रहता है, बिकॉज काफ़ी रैपिडली हाइट ग्रो करती है, न्यू बॉडी ब्लड सेल चाहिए जब हाइट ग्रो कर रही है, एंड सेकेंडरी डेवलपमेंट भी होता है इस एज में। तो यहाँ पे काफ़ी रिबोफ्लेविन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज B3, दैट इज नियासिन। नियासिन भी काफ़ी इंक्रीज होता है इन ड्यूरेशन ऑफ दिस एडोलेसेंट एज। अगर नॉर्मल इन जो पर्सन है उसमें देखा जाए तो 15 अराउंड होता है, एंड जब एडोलेसेंट होता है उस टाइम 22 बॉयज में लगता है, बिकॉज बॉयज में कंपेरेटिवली ज़्यादा लगता है। So here are some revised requirements. So if we talk about water, the requirement of water was estimated based on factorial approach, utilizing the exciting literature of fluid guidelines, which with co-correction made of body mass and energy requirement to suit the Indian context. लाइक इंडियन की जो लाइफ स्टाइल है, इंडियन का जो खाना है, उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया है। The water required from beverages for adult man ranges from 32 to 58 ml per kg body mass. For women, if ranges from 27 to 52 ml per kg of body mass, with secondary working group at lower end of the heavy working group at higher end of. So अगर हम सेडेंटरी वुमेन की बात करें, मेल फीमेल इसमें डिफरेंस नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे बॉडी वेट को ध्यान में रखा गया, तो मेन एंड वुमेन आर सेम है। सो 32 ml से लेकर 58 ml पर केजी ऑफ बॉडी मास। तो अगर हम कैलकुलेट करें फॉर पर्सन हु इज 60 kg, सो और हेयर इज रिटन बेवरेज ऑल्सो, तो आपका मिल्क, टी सब कुछ इंक्लूड आएगा जो भी लिक्विड फॉर्म में खा रहे हैं। सो सब आएगा इसके अंदर 32 to 58 ml पर kg बॉडी मास। 38 into 60 दैट इज 2.28। तो ये मिनिमल है, मिनिमल रिक्वायरमेंट। मैक्सिमम हम 58 से करेंगे, दैट इज 58 into 58 ml into 60 kg, that is 3.4। if a lady is 60 kg तो उनको 3.4 तक जाना पड़ेगा। तो हम रफली जनरली 2.5 बोलते हैं, दैट इज मिनिमल रिक्वायरमेंट। एंड जब भी यूरिक एसिड है या फिर वेट लॉस कराना है तो हम थोड़ा ज़्यादा वाटर इनटेक बोलते हैं। वेट लॉस में दो रीज़न है, बिकॉज क्योंकि उसका बॉडी साइज बड़ा है ना, तो ऑब्वियसली उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे हम 3.5 तक बोलते हैं। एंड एक और रीज़न है कि वेट लॉस में वाटर कैसे हेल्प करता है, क्योंकि वो स्टमक को फुल रखता है, तो बार बार खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। सेकेंड थिंग, इंटेस्टाइन हेल्दी रहता है वाटर इनटेक, सफिशिएंट वाटर इनटेक से, तो जो न्यूट्रिएंट हैं, जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए जिनका एक हेल्दी बॉडी के लिए, वो अच्छे से हो पाएगा। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वेट लॉस। Now old age में it is 33 ml per kg of body weight, because
दे आर मोस्टली सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कम काम कर रहे हैं, उनकी स्वेटिंग कम हो रही है, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी कम होगी। एंड जैसे हम एडल्ट में हमने देखा 32 to 58 था, एंड ओल्ड एज में ओनली 38 है, दोनों के लिए मॉडरेट एंड सेडेंटरी। बिकॉज हैवी हम कंसिडर नहीं करते ओल्ड एज को, because they are not able to do heavy work mostly. Now, antioxidant. Realizing the importance of dietary antioxidants, the committee deliberated on the information of consumption of antioxidants and recommended the minimum of 500 gram per day of fruits and vegetables to obtain sufficient amount of antioxidants, nutrients such as beta carotene, vitamin C, and certain non-nutrient like polyphenols and flavonoids. Okay, so few are nutrient which we talk earlier also. पहले जो जमाने में हम एंटीऑक्सीडेंट की उतनी बात नहीं करते थे, बिकॉज हमारी बॉडी में उतने फ्री रेडिकल्स नहीं होते थे, लाइक पॉइजन्स जो आज की डेट में हो रहे हैं, जो हार्मफुल हो रहे हैं, तो इसीलिए इसके बारे में उतनी बात नहीं होती थी। एंड पहले भी हम एंटीऑक्सीडेंट खाते थे, लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल पहले भी इनटेक होता था, राइट, लेकिन इतनी बात नहीं होती थी। बट आज की डेट में क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, बिकॉज फ्रूट एंड वेजिटेबल इनटेक कम हो गया कंपैरेटिवली, तो इसमें हम बात करते हैं और भी चीज़ों की, लाइक बीटा कैरोटीन इज व्हाट, विटामिन ओनली, विटामिन सी इज व्हाट, दैट इज न्यूट्रिएंट ओनली, बट जो फ्लेवोनॉइड्स है, जो फ्लेवर्स देते हैं किसी फूड के, जो फ्लेवर्स होते हैं, तो वो भी एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करते हैं, एंड दे बाइंड फ्री रेडिकल्स, जो भी पॉइजन्स बॉडी में बनते हैं, फ्री घूमते रहते हैं ब्लड पूल में, तो उनको ये बाइंड करते हैं, तो ये हमें कैंसर से बचाते हैं, और भी जो छोटे मोटे घाव ये सब चीज़ें होती हैं, तो इनसे ये फ्री रेडिकल्स से हमें बचाते हैं। एंड क्रोनिक डिजीजेस जैसे कि CHD, AHD, ये सब क्रोनिक डिजीजेस होने से बचाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अगर फ्री रेडिकल बॉडी में घूम रहे हैं तो किसी न किसी ऑर्गन को डैमेज करेंगे, और प्रॉपरली वो ऑर्गन फंक्शन नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको भी ध्यान में रखना है। दैट इज 500 ग्राम पर डे ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, दोनों मिला के आपको 500 ग्राम खाना है। तो आप 200 ग्राम फ्रूट्स खा सकते हैं एंड 300 ग्राम वेजिटेबल खा सकते हैं, 100 100 एंड 100 3 पार्ट में डिवाइड करके, तो आप 500 ग्राम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कंप्लीट कर पाएंगे।